ये एनीमे तुम्हारी ज़िंदगी का एक सच दिखाता है और ये इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी आता ही होगा जब तुम्हें अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना पड़ता है। लेकिन क्या इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर सही कर रहा है? वो तो तुम्हें ये एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो प्लॉट वायर को और वीडियो को एंड तक देखो। ईपी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक चर्च जिसमें कई सारे प्रीस्ट मिलकर एक मैजिक स्पेल तैयार कर रहे होते हैं। अचानक से एक मूर्ति की आंख से खून निकलने लगता है। उसके बाद सब चौंक जाते हैं और फादर कहते हैं कि अपना मंत्र जारी रखो। तभी अचानक से एक आदमी अजीब हरकत करने लगता है। तुम अपने मंत्र जारी रखो। जब तक फादर अपनी बात पूरी कर पाते हैं तब तक और लोग भी इस आग से जलने लगे थे। ये एक अजीब सी नीले कलर की आग थी जिसमें सब जल रहे थे। फादर, अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। पागल मत बनो, अगर हम ही डर गए तो एशिया की रक्षा कौन करेगा? इतना कहते ही फादर भी तड़पने लगते हैं और उनकी आंखों से खून निकलने लगता है। वो भी उस नीली आग से जलकर मर जाते हैं और आखिरी बार कहते हैं सैटन। और हमें दिखाया जाता है कि वो चर्च नीली आग से जल रहा होता है। ये लड़का इंसान है या शैतान? इतना पिटने के बाद वो तीनों लड़के चले जाते हैं और हम देख पाते हैं नीचे कुछ पंख पड़े होते हैं और खून के छींटे भी। वो सब किसकी बात कर रहे थे? मुझे तो वो सब शैतान लग रहे थे। तभी रिन अपनी हालत को नोटिस करता है और हमें उसके पास से एक कबूतर उड़ते हुए दिखाया जाता है। और फिर रिन कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? द ब्लू एक्सॉर्सिस्ट। तभी हमें एक चर्च दिखाया जाता है जहाँ पर फादर रिन को समझा रहे होते हैं, लेकिन रिन कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? तो फिर ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मैं तो बस सीढ़ियों से गिर गया था और कुछ नहीं। और तुम्हारी नाक से ये खून? मैं तो बस एक खूबसूरत लड़की के ऊपर गिर गया था और कुछ नहीं। लेकिन फिर फादर चिल्लाने लगते, कहाँ है वो लड़की, उसका पीछा करो। लेकिन उन्हें भी पता था कि रिन झूठ बोल रहा है। और फिर फादर रिन को पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम फिर से लड़ाई करके आए हो ना, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम इसे मत करा करो। और फिर फादर का लेक्चर शुरू हो जाता फिर है। फादर रिन को बताते हैं कि उसका पुराना बॉस उसकी शिकायत करा था और वो अब इसे जॉब पे नहीं रखना चाहता है। आपको क्या लगता है मेरे जैसा इंसान कोई भी काम ढंग से कर सकता है क्या? फिर फादर कहते हैं, तुम्हारा गार्डियन होने के नाते मैं तुम्हें सही राह पे देखना चाहता हूँ, या फिर तुम इस मोनेस्ट्री के फादर भी बन सकते हो अगर तुम बनना चाहो तो। कौन इस घटिया से चर्च में रहना चाहेगा? लेकिन तभी रिन का छोटा भाई आ जाता है जो उसकी तरह ही दिखता था। और रिन का छोटा भाई कहता है कि मैंने अपने सारा सामान पैक कर लिया है। और वो रिन से कहता है, अच्छा तुम आ गए, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम फिर से लड़ाई करके आए हो? और रिन उससे मुंह बंद करने के लिए कहता है। पीछे दो लोग बात कर रहे होते कि जुड़वा भाई होने के बाद भी ये दोनों कितने अलग हैं। छोटा भाई यूकियो एक अच्छा खिलाड़ी है और उसके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं और उसने ट्रू क्रॉस हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम भी पास कर दिया है और अब वो वहाँ रहने के लिए भी जा रहा है। और वो दोनों रिन से कहते हैं कि तुम्हें भी अपने भाई के जैसा होना चाहिए। मुंह बंद रखो तो अपना। और तभी रिन के चिल्लाने से वो हीटर फट जाता है और उसमें नीली आग लग जाती है। तभी फादर भागते भागते जाते हैं और कहते हैं कि अब लगता है मुझे नया हीटर खरीदना पड़ेगा। लेवेंडर फुजिमोटो बाहर मेहमान आए जाने वाले होते हैं। फिर फादर यूकियो से कहते हैं कि इसकी चोट पे दवाई लगा देना, लेकिन रिन के दर्द हो रहा होता है और फिर भी दवाई लगवा लेता है। यूकियो बताता है कि वो अगले हफ्ते से स्कूल जाने वाला है और 15 साल बाद ऐसा होगा कि वो इस मॉनेस्ट्री को छोड़ के जा रहा हो। तो तुम आखिरी बार मेरी चोट ठीक कर रहे हो, है ना? अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मैं जब चाहे तब आपकी मदद कर सकूंगा। डॉक्टर बनना तुम्हारा सपना है ना? रिन कहता है कि तुम मेहनत करते रहो, तुम जरूर डॉक्टर बनोगे। यूकियो कहता है कि मेरी फीस मत भूलना रिन। और एक सवाल भी करता है, क्या आप मेरे बिना ठीक रह पाएंगे? मैं और बाकी सब भी आपकी चिंता करते हैं भाई। यूकियो इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि रिन हमेशा किसी न किसी परेशानी में फंस जाता है। उसे खुद भी नहीं पता वो कैसे होता है और वो उसको फिर वो कबूतर वाली बात भी बताता है। असल में वो 3 बदमाश बच्चे उन कबूतरों पे निशाना लगा रहे थे। इसमें उन्हें बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसके बीच में तभी रिन आ जाता है। इसके बाद वो इन तीनों बच्चों को बहुत बुरी तरीके से पीटता है, जैसा हमें पहले दिखाया गया था। अब यूकियो भी फादर की तरह बात करने लगता है तो रिन उससे कहता है कि तुम भी फादर की तरह बात कर रहे हो, मतलब भगवान के बारे में बात कर रहे हो।
तभी मोनेस्ट्री के 2 लोग आते हैं और एक मॉल में पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताते हैं रेन को, और रेन को कपड़े और सीवी दोनों तैयार करके देते हैं ताकि वो इंटरव्यू में जा सके। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उस बेचारे को टाई बांधनी भी नहीं आती थी। तभी वो देखता है कि फादर एक छोटी सी बच्ची से बात कर रहे होते हैं, उसे समझा रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि फादर उस लड़की से कहते हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमारे एक्सॉर्सिस्ट के पास में आ जाओ। जब फादर उस लड़की को बाय कर रहे होते हैं तब रेन चलते हुए आता है। तभी फादर रेन से पूछते हैं कि तुम ऐसे तैयार होके कहाँ जा रहे हो, तो रेन बताता है कि मेरे को सबने जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार किया। फादर रेन को देख के कहते हैं कि तुम्हें टाई बांधनी भी नहीं आती, लाओ मैं तुम्हारी टाई बांधता हूँ। जब तुम छोटे थे तब तुम फादर फादर कहते थे और कितने क्यूट लगा करते थे, लेकिन मैं अब कोई बच्चा नहीं रह गया। बस कहते हैं कि कहाँ है, मुझे तो कोई बड़ा बच्चा नहीं दिखा। फिर वो फादर से बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और कहता है मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, और फिर वो जॉब इंटरव्यू के लिए चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो इंटरव्यूअर होती हैं, ओनर होती हैं उस मॉल की, वो उससे कई सारे बॉक्सेस को बाहर रखने के लिए कहती है, और वो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं वहाँ के एम्प्लॉय। लेकिन वो एक काम ज़रा देर में कर देता है। जब वो आखिरी बॉक्स रखने जा रहा होता है तो वही बॉक्स उस ओनर के ऊपर गिर जाता है, और जब वो पानी की टंकी खोल रहा होता है तो वो उससे टूट जाती है और वो पानी सीधे उस ओनर के ऊपर गिरने लगता है। एक बार फिर से उसकी फूटी किस्मत उसका साथ नहीं देती है, और जब वो कार्ड्स को ले जा रहा होता है मॉल के अंदर तो वही कार्ड्स गिर जाती हैं, उसमें उसकी ऑनर भी दब जाती है। उसके बाद उन्हें आता है गुस्सा और वो लगाती हैं डांट फटकार, और वो बेचारे एक कोने में बैठकर खुद को ही दोष दिया जा रहा होता है। तभी वहाँ की एक एम्प्लॉय उसे कुछ खाने को देती है जिसका टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगता है, और वो अजीब सा मुंह बनाता है। फिर कहता है कि मैं कुकिंग करना चाहता हूँ, और जब वो कुकिंग करता है तो सबको वो बहुत अच्छा लगता है, और उस वजह से काउंटर के आगे बहुत सारी भीड़ लग जाती है और सेल्स बढ़ने लगती है। तभी उसकी मैनेजर आती है और वो देखती हैं, और जब वो खाने को टेस्ट करती हैं उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, और वो उसे कल से काम पे आने के लिए हाँ बोल देती है। और हमारे रेन भाई साहब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वो कॉल करने जाते हैं ये खुशखबरी सबको बताने के लिए। फादर ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। जब वो टेलीफोन बूथ से बाहर निकल रहा होता है, एक लड़की भागते हुए आती है, उसका स्कार्फ उड़ते हुए रेन के हाथ में चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसको उसने फादर के साथ देखा था। ये स्कार्फ फिर से उड़ता है और इसको इस बार कोई पकड़ के ले जाता है, और वो एक अजीब सा मॉन्स्टर होता है। रेन उसके पीछे भागता है, लेकिन इसके चक्कर में सारा सामान गिर जाता है। लेकिन वो उस लड़की को किसी तरह बचा लेता है। उस लड़की की मॉम उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन इस चक्कर में बेचारे की उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सब लोग रेन का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो इस पार्टी को सेलिब्रेट कर सके। तभी यूकियो रेन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और वो ढूंढते ढूंढते रेन के पास पहुंचता है। रेन एक पार्क में एक झूले पर बैठा होता है। रेन काफी निराश होता है। तभी रियो कहता है आप यहाँ हो, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जल्दी चलिए नहीं तो सूखी आँखें खत्म हो जाएगी, घर पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी रेन कहता है कि मैं घर पे जाके क्या करूँगा, मुझे तो काम से ही निकाल दिया। उन्हें कहा हमें तुम जैसे शैतान बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ काम खराब करना ही आता। तभी यूकियो पूछता है आखिर हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ कि आप ही को निकाल दिया जाता है काम से हमेशा। मैं खुद भी नहीं जानता हो क्या रहा है। ऐसी बातें मत करिए, सब खुश थे क्योंकि आपको जॉब मिल गई थी। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर आप बताएंगे ही नहीं तो हम समझेंगे कैसे? आखिरकार मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा? हाँ रेन, मुझे माफ कर दो। चलिए घर चलिए जल्दी, फादर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और तभी रेन यूकियो के साथ घर जाता है। जब वो चर्च पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं यूई के पापा फुजिमोतो से बात कर रहे होते हैं। रेन ये देखकर हैरान रहता है, वो बच्ची यहाँ क्या कर रही होती है। लेकिन उसके पापा रेन को शुक्रिया कहते हैं और ये भी बताते हैं कि ये लापरवाह है और अक्सर ऐसा करती रहती है। लेकिन तभी रेन गुस्से में बताता है कि इसको कोई परेशान कर रहा है, वो मंकी जैसे दिखने वाला कोई अजीब सा जानवर, और वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके फादर नाराज होकर चले जाते हैं। उनकी बच्ची भी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझते, और वो बच्ची कहती है वो हमेशा मुझे परेशान करता है, जब मैं कहीं भी होती हूँ वो हमेशा वहाँ पहुँच जाता है। उस लड़की के पापा कहते हैं अब तो मैं तुम्हारी इन कहानियों से थक चुका हूँ। लेकिन रिन कहता है कि उसका भरोसा करो, वो ऐसा गलत नहीं कह रही है, वो सच कह रही है। वो रिन को चुप कराते उस लड़की को 4 लीफ फ्लावर चार्म देते हैं और उसके पापा से कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा तुम पे भरोसा करती है, तुम्हें इसके बात को मानना चाहिए। और फिर वो दोनों अपने घर के लिए चले जाते हैं। फादर रिन से कहते हैं कि तुम कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलोगे और जो तुमने नुकसान कराए उसकी भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। रिन ये सब देख के हैरान हो जाता है
तभी रात में हमें दिखाया जाता है कि फादर एक गुप्त तहखाने में जाते हैं और वहाँ पे एक अजीब तरह का बॉक्स रखा होता है। जब फादर उस बॉक्स को खोलने जाते हैं चाबी से, तो उसमें हमें दिखता है कि एक तलवार रखी होती है और वो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा शक सही था। बाद में हमें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिन सो के उठा था, तब वो यूकियो का लेटर देखता है। वो बिना गुड बाय करे चला गया था। इस बात से रिन बहुत दुखी होता है कि उसने मुझे गुड बाय भी नहीं किया। लेकिन तभी रिन को एक अजीब सी बग दिखने लगते हैं और वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिन को ही दिखाई दे रहे थे, वो और किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। वो सोच रहा था बाकियों को ये क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तभी हमें वो लड़के दिखाए जाते हैं जो कबूतरों को परेशान कर रहे थे और वो ओकुमुरा को बुलाते हैं, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है? और वैसे भी तुम इस घर से बाहर तो जा ही नहीं पाओगे कुछ दिनों तक। उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि तुम डर तो नहीं गए, तुम पीछे क्यों हट रहे हो। क्योंकि रिन ओकुमुरा बहुत गुस्सैल इंसान था तो वो उनके साथ चला जाता है। कल के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तो बस कबूतरों के साथ खेलना चाहता था। पता नहीं मेरे हाथ अब इसकी दिक्कत क्या है? तो कितने पैसे हैं? तुम्हें तो पता है ना मेरे पेरेंट्स कितने फेमस हैं। और वैसे भी मैं ट्रू क्रॉस अकेडमी में जाऊंगा। ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा अगर अफवाह फैल गई तो। क्या मतलब तुम भी उस स्कूल जाओगे जहाँ यूकियो जाएगा? ये तो परेशानी की बात है ना। तभी वो लड़का रिन से कहता है क्या तुम अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं? चलो भी अब ये पैसे रख भी लो, तुम्हारा भाई वैसे भी स्कॉलरशिप पे जा रहा है, उसके पास तो खुद की ट्यूशन की फीस भरने तक के पैसे नहीं। इतनी देर में रिन उसे घूसा मार देता है। उसके बाद खबरदार अगर तुमने यूके के बारे में एक शब्द भी बोला तो। दर्द होता है। तुमने अब हाथ पार कर दी है। उस लड़के के अंदर बहुत सारे बग निकलने लगे। ये अजीब सा हो जाता है और रिन सोचता है क्या ये इंसान है भी। तभी वो लड़के उसे पकड़ के नीचे गिरा देते हैं और वो बुरा इंसान उसमें जलती हुई रॉड को उसके अंदर डालने के लिए लेके आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा दर्द महसूस करूं और उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा मत करो, इसके आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन वो शिरातोरी कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। तो ये रॉड तुम्हारे कहाँ डालूं? हाँ, क्या मैं इससे तुम्हारा चेहरा जला दूं या नाक? सच में इंसानी बारबेक्यू? नहीं, रुक जाओ। तभी रिन के अंदर से नीली आग निकलती और सब उड़ के गिर जाते हैं और रिन नीली आग में जलने लगता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो लड़का चलते हुए आता है और कहता है मैं गलत नहीं था, मेरा नाम एस्ट्रॉड है, क्या हम चले मास्टर? लॉर्ड सैटन हमारा इंतजार कर रहे हैं। रिन ये बात सुन के चौंक जाता है। सैटन? तभी दूसरी तरफ से फादर आ रहे होते हैं। फादर को देखकर वो डीमन गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम एक्सॉर्सिस्ट, और वो उन पे हमला करने जाता है। लेकिन फादर बड़े आराम से उसे डॉज कर देते हैं और उसको मारते हैं और उसके अंदर से वो बुरी आत्मा निकाल देते हैं। वो सारे बग उसके अंदर से निकल जाते हैं, लेकिन रिन ये सब देख पा रहा होता है। फादर उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन वो क्या था? फादर बताते हैं कि डीमन ने उसका शरीर छोड़ दिया है, अब कोई दिक्कत वाली बात। तभी फादर कहते हैं तुम उन्हें देख सकते हो ना? वो कहता है ये सब। फादर कहते हैं कि ये कोलतार में लिपटी हुई धूल की तरह है, ये अंधेरी जगह और बुरे इंसानों के चारों तरफ घूम रही होती है। फादर बताते हैं इस दुनिया में दो तरह के डायमेंशंस होते हैं, बिल्कुल दो मिरर की तरह। एक है हम इंसानों की दुनिया एशिया और दूसरी है शैतानों की दुनिया गहना। ये दोनों दुनियाएं अलग हैं और इन्हें एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए। पर कुछ शैतान इंसानों के शरीर पर हावी होकर उनकी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं। खड़े हो जाओ, उन्हें सच पता चल गया है। वो आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए, इससे पहले तुम्हें छिपना होगा। तभी रिन फादर से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शैतान वो क्या था और मैं कौन हूँ? और जो अब फादर बोलते हैं उसे सुनने के बाद रिन बहुत हैरान हो जाता है। तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान के रूप में एक शैतान हो। इतनी देर शौक में रहने के बाद फादर बताते हैं कि तुम कोई मामूली शैतान नहीं हो, तुम शैतानों की शैतान लॉर्ड सैटन के बेटे हो। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और
ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करते रहो, लेकिन सब्सक्राइब